जी रिकॉर्डिंग इज एक्टिव ना हो, ताकि अगर कुछ बच्चों का मिस हो जाए तो वो बाद में सुन सकें। तो स्टूडेंट्स, आप अगर वीक 8 की स्लाइड्स खोलें अपने कंप्यूटर पे, तो आपको नज़र आएगा कि हमने नेचुरल राइट्स और उसके बाद क्लेम राइट्स, लिबर्टीज़, लॉ एंड एथिक्स, इसको डिस्कस करना है और इसकी एग्जांपल्स लेनी है। और यही हमारा 1.4 है बेसिकली। और यहाँ पे हमारा, अगर आप कोर्स आउटलाइन को थोड़ा सा रेफर करोगे, तो आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है और क्विज 1 का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फोल्डर में ऑलरेडी अपलोडेड है। कोर्स प्लान मैं आपको दोबारा से यहाँ पे शेयर करके दिखा भी देता हूँ, सो दैट हमारा एक हफ्ता तो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। ओके, थैंक यू। ओके, अगेन कोर्स की ऑप्शन नहीं आ रही है। इफ़ यू कैन, ये भी आप देख सकते हो कोर्स आउटलाइन, या बुक ही आपसे शेयर हो रही है? सर कोर्स आउटलाइन शेयर हो रही है। ओके बेटा, देखें इसमें हमारा जो वीक 8 है, ये मिड टर्म तक का सिलेबस है। और हमने इसमें CLO 1, CLO 2 और CLO 3 को कवर किया। और ये वीक 8 में आप देखें, इथिक्स बाय नेचुरल राइट्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स, लिबर्टीज एंड क्लेम राइट्स। और ये 1.4 फ्रॉम द सारा बेस बुक जो है वो हमने कवर करना है। 3 आवर की हमारी सिटिंग इस वीक में है, और ये है CLO 2। तो आपकी जो मिड टर्म एग्जाम है, जैसा कि आप बच्चों ने मुझे बताया था ना, आई चेक्ड इन द आउटलाइन एज वेल, वो थोड़ा 7 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। तो एक वीक हमारे पास और है, तो उसमें हम जो हैं वो वीक 9 के जो टॉपिक कवर करेंगे वो आपके फाइनल टर्म के और क्विज 2 के सिलेबस में इंक्लूडेड होगा, लेकिन मिड टर्म में वो शामिल नहीं होगा। तो एक तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये थी कि आपकी क्लास की तरफ से CR और बच्चों की तरफ से मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे थे कि कल आपकी वेलकम पार्टी है। तो उसमें यह है कि इंटरेक्टिव सेशन की जगह रिकॉर्डेड आपसे क्लास जो है लेक्चर ODL का वो शेयर कर दिया जाए एज अ मेकअप क्लास। तो आई एग्री टू दिस। सॉरी। तो आप मैं कल जो है वो आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्ड करके तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आप उसके क्वेश्चंस जो आने वाला मंडे है उस दिन आप उसके सवाल जवाब मुझसे कर सकते हैं जो आपको उसमें ना समझ आए। तो tomorrow you can attend your welcome party, you can host your welcome party basically। तो लेकिन आपने वो लेक्चर ज़रूर सुन लेना है। मैं उसको रिकॉर्ड करके तो अपलोड कर दूंगा चैनल के ऊपर, और उसका लिंक आपसे एज यूजुअल शेयर कर दूंगा। तो एक तो ये अनाउंसमेंट हो गई। तीसरा, कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग क्लोजर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो अभी तक UET लाहौर रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हुआ। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो आपका जो स्टडी ग्रुप है मुझ तक जैसे ही पहुंचता है तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। तो जिस तरह आपने अभी मास मीडिया पे देखा होगा, TV पे और सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैंने भी वैसे ही देखा है कि 10th ऑफ जैन तक जो है वो कैंपस क्लोज हो रहा है। तो अगर ऐसा हो गया और UET लाहौर से नोटिफिकेशन भी आ जाता है फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस, देन आपको पता है लास्ट सेमेस्टर में जो प्रैक्टिस फॉलो हुई थी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम की, मोस्ट प्रोबेबली फिर आपका जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम एट द एंड ऑफ सेमेस्टर होगा, जब आप 10 जनवरी के बाद जब आप कैंपस आएंगे, जैसे UET लाहौर नोटिफाई करेगी पॉलिसी, तो फिर उम्मीद है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम वाली पॉलिसी जो है फॉलो होगी, और बाकी के 8 वीक्स भी आपके जो हैं वो ODL में ही क्लासेस चलेंगी, आप कैंपस नहीं आ सकेंगे। लेकिन इस बारे में अभी UET लाहौर से हमें RCT कैंपस को कोई नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हुआ। सुबह से काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे आपके सेशन से और सेशन से जो कैंपस पर नहीं हैं। तो मैंने PA टू प्रिंसिपल वकास भट्ट साहब से स्पेशली जाके आपके स्टूडेंट्स के लिए इंक्वायर किया है, लेकिन अभी तक 2:15 बजे तक कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ रजिस्ट्रार ऑफिस से। अलबत्ता TV पे यही आ रहा है कि school, colleges and universities will be closed till 10th of January,
तो अगर ऐसा वाकई नोटिफाई हो जाता है तो फिर आपका शायद मिड टर्म की जगह कॉम्प्रिहेंसिव इम्तिहान हो जब यूनिवर्सिटी दोबारा ओपन होगी। और तालीमी सिलसिला जारी रहेगा। वो ऑब्वियसली आपकी जो ओडीएल मेथड, पहले भी आप तो 2 सेशन 18 और 19 ऑलरेडी ओडीएल पे चल रहे हैं, तो वो इसी तरीके से चलता रहेगा और कोर्स आउटलाइन भी सेम होगी। हम पूरा कोर्स कवर करेंगे। ऑल्दो जो वर्कशॉप्स थी हमारी कोर्स में प्लान, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएंगी, जो कि हमने प्लान की थी कि इस कोर्स में आपकी वर्कशॉप्स जो हैं ऑन कैंपस या इस कोर्स में कोई 1-2 सेमिनार्स जो हैं या एटलीस्ट एक सेमिनार जो है वो इसमें अरेंज करना था, तो वो शायद ना हो पाए। या जब आप कैंपस पे आते हैं तो अगर जैसे लैब के लिए एक वीक यूनिवर्सिटी देती है, उस वीक में शायद हम कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान करके एज पर यूटी लाहौर नोटिफाइड पॉलिसी अगर टाइम मिलता है तो हम उसमें वर्कशॉप्स कंडक्ट कर लेंगे, ताकि आपके कोर्स के जो प्रैक्टिस है वो भी थोड़ी सी आपको हो जाए। ऑल्दो दिस इज़ प्योर थ्योरी, इसके साथ लैब अटैच नहीं है, बट आई स्टिल बिलीव कि एक वर्कशॉप जो है और एक सेमिनार इसमें हमें करना चाहिए। ओके जी, ये तो आपके कुछ सवालात हो गए जो मुझे सुबह से मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग द पार्टी एंड दैट। तो कल का लेक्चर आपका रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, वो आप सुन लीजिएगा। इंटरेक्टिव सेशन कल नहीं होगा। और अभी हम चलते हैं जी आज जो हमने पढ़ना है उसकी तरफ। तो मैं ज़रा बुक आपसे दोबारा से शेयर कर देता हूँ। तो बेटा हमने मैं कनेक्ट आपको कर देता हूँ 2-3 मिनट्स में। हमने लास्ट वीक, पिछले हफ्ते हमने इथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म को 1.4 से इथिक्स की डेफिनेशन की थी। और अगर आपको याद हो तो इथिक्स के हमने 2 जावियों से या विद रिस्पेक्ट टू 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हमने इथिक्स को पढ़ा था। One school of thought says that ethics is discovering right and wrong, and the other school of thought says ethics is inventing right or wrong. Or we also associated these two theories from the work of Immanuel Kant and John Stuart Mill. We saw that work of Immanuel Kant is based on absolute rules or absolute followism, whether that leads to positive consequences or negative consequences. We don't bother consequences, but we follow and we believe that the intrinsic quality is good of the rules formed initially. Those rules may emanate from religious perspective or may emanate from the culture, which are deep rooted in culture over the period of time, maybe centuries or decade. And that also true for an organization. Every organization has a culture of its own, and that become customs of that organization, and you have to follow those organization. Same हमने बहुत सी इसमें मिसालें भी ली थी। तो ये डिस्कवरिंग एथिक्स से ज़्यादा करीब पड़ता है इमैनुअल कांट का काम। और जो जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी थी उसमें ज़्यादातर दैट वाज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी है। और वो इन्वेंशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग पे बिलीव करते हैं कि लोगों का जो फ़ायदा है अगर वो ज़्यादा है नुकसान से, तो फिर उस रूल को अडॉप्ट कर लिया जाता है किसी कंट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कबीले में और किसी कौम के अंदर एज एन इथिकल प्रिंसिपल। और जैसा कि हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि एथिक्स और लॉ की लाइन बड़ी थिन है। लॉ को हमने टेक्निकली पढ़ना है मिड टर्म के बाद, तो हम फिर इसका कंपैरिजन करेंगे। तो ये हमने पिछले हफ्ते बड़ी तफसील से डिस्कवरिंग और एथिक्स पे काम भी किया था और इसको कॉरेलेट भी किया था। जो इमैनुअल कांट का काम है वो आता है डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर, जिसमें एब्सोल्यूट रूल्स होते हैं और जो हर हाल में फॉलो किए जाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस और शख्स नहीं देखे जाते। और रिलीजन इज़ बेस्ट एग्जांपल। कस्टम्स भी हो सकते हैं, किसी इदारे के तौर तरीके हो सकते हैं, इसमें टाइमलाइन इन्वॉल्व होगी या मजहब इन्वॉल्व होगा। यूटिलिटेरियनिज्म में जॉन स्टुअर्ट मिल का काम है। इसमें वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे आप कानून साजी कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक कल्चर के अंदर जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी ज़्यादा एप्लीकेबल होती है कि उसमें लोग पार्लियामेंट के अंदर वोट करते हैं। पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं? जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और वहाँ पे अक्सरियत राय से अगर कोई कानून पास कर लिया जाता है तो वो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाता है। इसी तरह से लॉ तो चलो
हम डिस्कस करेंगे जब हम उसको पढ़ेंगे टेक्निकली। लेकिन इथिक्स में भी लोगों के माइंड्स में एक चीज़ प्रिवेल कर जाती है कि हमारा कल्चर या रिलीजन है, तो उस हिसाब से एक इथिकल वैल्यूज़ डेवलप हो जाती हैं जो सिटी टू सिटी भी वेरी करती हैं। आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में इथिक्स की वैल्यूज़ को देखें तो वो मुख्तलिफ होंगी। इस्लामाबाद को अगर आप कंपेयर करें किसी दूसरे शहर से, मिसाल के तौर पे हम मर्दान से या गिलगित से या सवाबी से या हमारे जो फाटाफाना है या कोयटा या कल्लात से हम कंपेयर करें, तो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और अर्बन और नॉन अर्बन एरियाज़ में, इसी तरह विलेज लाइफ और सिटी लाइफ के अंदर जो आपके नॉर्म्स होते हैं, इथिकल नॉर्म्स, वो मुख्तलिफ होते हैं। सिमिलरली अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंस देखें कि आर्म्ड फोर्सेस के जो इदारे होते हैं उसमें इथिकल वैल्यूज़ मुख्तलिफ होती हैं सिविलियन इदारों की निस्बत। और इवन सिविलियन इदारों में अगर आप देखें, पीआईए को किसी बैंक से कंपेयर कर लें, बैंक को किसी यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर लें, तो वहाँ पे इथिकल नॉर्म्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उसमें ड्रेस भी शामिल है, उसमें आपका बोलना भी शामिल है, उसमें आपकी पब्लिक डीलिंग भी शामिल है। तो हर इदारे का एक कल्चर होता है। इसी तरह आप जुडिशरी में चले जाएं या एग्जीक्यूटिव में चले जाएं, जो आपकी असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर या सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं, उनके ऑफिस का जो कल्चर है या उधर जो इथिकल नॉर्म्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन इथिकल नॉर्म्स, लेकिन दो यूनिवर्सल प्रिंसिपल अप्लाई होंगे, डिस्कवरिंग एथिक्स और इन्वेंटिंग एथिक्स। डिस्कवरिंग इज मोर क्लोज टू इमैनुअल कैंट, इन्वेंटिंग इज मोर क्लोज टू जॉन स्टुअर्ट मिल। यहाँ हम कह सकते हैं कि डियंटोलॉजिकल एंड यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी के अंदर आप इन तमाम इथिकल थ्योरीज को सम अप कर सकते हैं या कॉरेलेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पिछले हफ्ते की लेक्चर, जिसमें हमने ये दो चीज़ों को बड़ी तफसील से पढ़ा था। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा राइट्स को डिस्कस करते हैं, जो कि इथिक्स का ही पार्ट है और हम इसे कॉरेलेट भी करेंगे। हमने आज की क्लास में नेचुरल राइट्स, उसके बाद दूसरा टॉपिक नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स, जिससे आप लिबर्टी और क्लेम राइट भी कह सकते हैं ये, और तीसरी चीज़ हमने गोल्डन रूल्स और कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। तो ये चार चीज़ें हमने आज की क्लास में करनी है और कल की क्लास में मैं इस चैप्टर को कंक्लूड कर दूंगा। आगे का जो टॉपिक है वो कल की क्लास में इंशाल्लाह, जो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, उसमें हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स। उम्मीद है कि आपको ये रिवीजन से, पीछे के लेक्चर से कुछ कनेक्शन बन गया होगा, एंड दैट वाज वेरी नेसेसरी, क्योंकि ये टॉपिक इंटरकनेक्टेड है। 1.4 ही हम कवर कर रहे हैं। सो नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? नेचुरल राइट्स को इसने पहले तो ये है कि इसमें जो वर्क है जॉन लॉकी का, वो बहुत ज़्यादा है। ये भी एक थ्योरिस्ट थे जिन्होंने जो है इसके ऊपर काम किया था। ये आपके राइट होते हैं, अगर आप यहाँ पे स्टडी करें, जो कि आपको नेचर प्रोवाइड करती है। जैसे पिछले लेक्चर के आखिर में भी मैंने कहा था, दैट इज वी ट्राई टू डिफाइन अ स्फीयर ऑफ फ्रीडम फॉर एवरी पर्सन। एक इंसान की जो पर्सनल फ्रीडम होती है, जो किसी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन उसको गारंटी करता है, या इथिकल वैल्यूज़ किसी माशरे की गारंटी करती हैं। इंसानों में और जानवरों में तहजीब का ही फ़र्क है ना। तहजीब किसे कहते हैं? तहजीब का एक, सिविलाइजेशन का एक पिलर इथिक्स है, जो एज अ प्रोफेशनल आप फॉलो करते हैं। एक तो आपकी टेक्निकल स्किल्स होती है ना, तो टेक्निकली तो बहुत से एनिमल्स हैं, वो इंसानों से बहुत से काम बेहतर कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा। दौड़ने में इंसान बहुत से एनिमल से पीछे है। चूंटियों की अगर आप साइंस देखें तो उनकी कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक्स हैं, जो आर्किटेक्चर है और पाथ फाइंडिंग की क्वालिटी है, वो आर्ट्स में कभी रिसर्च करके देखें, इंसानों से कई गुना ज़्यादा है। पाथ फाइंडिंग की क्वालिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। स्निफिंग के अंदर आपके जो वॉल्व्स हैं या जो जर्मन शेपर्ड डॉग्स हैं, वो इंसान से कहीं ज़्यादा बेहतर सूंघ सकते हैं। देखने में आप ईगल्स को देखें, उनका आई साइट जो है वो इंसानों से कहीं ज़्यादा तेज़ होता है। तो इसी तरह स्ट्रेंथ में अगर आप देखें तो लाइन्स हैं, एलिफेंट्स हैं, इंसानों से जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनमें बहुत से एनिमल्स हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो इंसान और जानवर को क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है? दैट इज सिविलाइजेशन। जो आपकी मॉरल वैल्यूज होती हैं वो नहीं होती। जंगल का कानून में माइट इज राइट होता है, लेकिन इंसानियत के अंदर आप इथिकल वैल्यूज फॉलो करते हैं। जितने भी माशरे फॉर्म हैं उसमें एक इथिकल वैल्यूज और एक सिविलाइजेशन और एक कल्चर एग्जिस्ट करता है। कहीं पर भी इंसान मौजूद है, चाहे वो नेटिव अमेरिकन थे जो बाद में
दरियाफ्त किए गए थे, उनकी भी एक सिविलाइजेशन थी। अफ्रीका के अंदर भी आप बहुत रूरल सबर्ब्स में चले जाएं, वहाँ पे भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है किसी ना किसी फॉर्म में। जो जंगल का कानून है कि भूख लगी तो वो दूसरी कमज़ोर जानवरों को खा गया, लाइन या दूसरी चीज़ें, तो वो इंसान को फ़र्क करती है जानवरों से सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का एक पिलर है एथिक्स, और यही चीज़ है नेचुरल राइट्स, कि एक इंसान को जो कुदरत की तरफ से फ्रीडम दी, वो हर माशरा उसे गारंटी करे। जॉन लॉकी ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की और काफ़ी लिखा, बड़े फिलोसोफर थे जो पायनियर समझे जाते हैं। तो ये अब किताब से आप देखें नेटवर्क की क्वालिटी बैड हो गई थी, इसलिए मैं खामोश हो गया था। बैड नेटवर्क क्वालिटी का मैसेज आया था। ऑल्दो आई एम कनेक्टेड थ्रू ईथरनेट, तो उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ मुनासिब क्वालिटी की आ रही होगी। दोबारा शुरू करते हैं। तो ये थोड़ी सी एग्जांपल्स होंगी नेचुरल राइट की, अब किताब से भी पढ़ लेते हैं यही बात। वी ट्राई टू डिफाइन अ स्फीयर ऑफ फ्रीडम इन विच पीपल कैन एक्ट freely according to their own judgment without coercive interference by others, even others including us who think they are doing what is best for the people involved or for humanity in general. तो ये वो बुनियादी आज़ादी है किसी इंसान को अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकने की। तो जैसे इसमें अब थोड़ी सी इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आती है कि हमने पहले देखा था कि जी अमेरिकन लॉ में इन द वेरी बिगिनिंग जो ड्रग्स हैं दैट वाज लीगल, जैसे अभी सुसाइड भी लीगल है। तो इस पे डिबेट चलती रहती है, मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ नॉर्म्स हैं। ऑल्दो ड्रग्स अब कहीं किसी भी कंट्री के अंदर लीगल नहीं है, चाहे वो सोमालिया ही क्यों ना हो, अफ्रीकन कंट्रीज हों, अंडर डेवलप वर्ल्ड हो, वो हर जगह बैन है। लेकिन जिस तरह से सुसाइड है वो कई कंट्रीज में अभी लीगल है, और इथिकली भी उसे बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि कुछ माशरों में इसे अच्छा समझा जाता है सर्टन सर्कमस्टांसेस में, लाइक जापान। तो लेकिन वहाँ पे ये नेचुरल राइट की बात जो है वो नहीं आती। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान है और यहाँ पे सुसाइड जो है लॉ में प्रोहिबिटेड है, तो इसे माशरे में भी बुरा समझा जाता है। मतलब हमारे जो एथिकल वैल्यूज़ हैं वो इमैनुअल कांट से के काम से ज़्यादा रेलिवेंट हैं, जहाँ पे एब्सोल्यूट रूल्स हैं, रिलीजन को फॉलो करने वाली कंट्री है। तो यहाँ पे सुसाइड हमारे रिलीजन में भी अच्छी नहीं समझी जाती, हमारे माशरे में भी अच्छी नहीं समझी जाती। तो जो नेचुरल राइट्स हैं वो ऐसे राइट्स होते हैं जो जिसको लोग अच्छा समझें। यानी कि एथिक्स क्या था, गुड और बैड में डिफ्रेंसिएशन करना, और एथिकल पर्सन वो होता है जो कि गुड को फॉलो करे। तो नेचुरल राइट्स में वो गुड्स आ जाएंगे जो एक माशरे के गुड्स कंसीडर होते हैं। जापान में अगर आप हारा करी या जो उनकी सुसाइड की प्रैक्टिस है उसे बैन कर दें, तो वो इथिकली इसे बुरा समझेंगे, क्योंकि उनके माशरे में ये गुड है। तो पाकिस्तान का है या इंडिया है या इजराइल है या किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, और बहुत ही इवन वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं, कनाडा है, वहाँ पे आपको माशरे में भी ये चीज़ बुरी समझी जाती है, यानी कि ये बैड में आती है, तो इसलिए उसे नेचुरल राइट नहीं समझा जाता। तो नेचुरल राइट्स वो राइट्स हैं जिसे एक माशरे के गुड में इन्वेंटेड हो या डिस्कवर्ड हो, रिलीजन हो या कॉन्सिक्वेंस के थ्रू हो, गुड समझा जाए। तो ये हो गया स्टूडेंट नेचुरल राइट्स। तो हमने इसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स जो हैं देनी, और किताब में भी लिखी हुई हैं। ये देखें, इसने यहाँ पे और मिसालें दी हुई हैं। रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ लाइफ, जिंदा रहने का हक, लिबर्टी आज़ादी का हक, एंड प्रॉपर्टी, आप जो है वो अपनी उसमें कुछ ना कुछ गेन कर सकें। ये नहीं कि आपको जिस तरह से कम्युनिज्म में था कि एवरीथिंग बिलोंग टू द कंट्री एंड यू डोंट ओन एनीथिंग, तो प्रॉपर्टी का राइट भी आपके पास होना चाहिए। ये एथिकल रूल्स जो हैं, अगेंस्ट किलिंग, स्टीलिंग, डिसेप्शन एंड कोअर्जन। और इसी तरह गुड को बुरा समझा जाए, सॉरी बैड को बुरा समझा जाए, गुड को अच्छा समझा जाए। तो नेचुरल राइट्स में दोनों एस्पेक्ट्स आ गए, क्योंकि एथिक्स है भी गुड और बैड की डिफ्रेंसिएशन। तो ये थे जी स्टूडेंट्स नेचुरल राइट्स, और जॉन एल का काम इसमें पाइनियर है, वो थ्योरिस्ट थे। इसके बाद हमारी आज का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स। नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स, और इन्हीं को आप लिबर्टीज एंड क्लेम राइट्स भी कह सकते हैं। जैसा कि
यहाँ पे देखें सारा बेस ने यहाँ डिफाइन किया है कि नेगेटिव राइट्स और लिबर्टीज आर राइट्स टू एक्ट विदाउट इंटरफेरेंस। अच्छा, आज जो हमने 4 चीजें पढ़नी है ना, ये एक दूसरे से इंटरमिक्स्ड हैं। ये बुनियादी तौर पे एथिक्स की टर्म्स हैं। जैसे अभी आप नेचुरल राइट्स पढ़ के आए हैं, और नेगेटिव राइट्स भी मोर और लेस वही चीज़ है जो हमने नेगेटिव राइट्स में पढ़ी। कहाँ पे मुख्तलिफ हैं वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा, लेकिन आप ये मत समझिए कि ये चारों टॉपिक एक दूसरे से इनकी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करती। इनकी बाउंड्रीज एक दूसरे से क्रॉस करती हैं। हम ये की टर्म्स पढ़ रहे हैं जो एथिक्स के लिटरेचर में आपको मिलेंगी। So natural right was one key term, and now negative and positive rights or liberties and claim rights. तो इस की टर्म को भी हम अब स्टडी कर रहे हैं। तो अभी देखें इसमें डेफिनेशन में क्या है। नेगेटिव राइट्स आर लिबर्टीज आर राइट्स टू एक्ट विदाउट इंटरफेरेंस। The only obligation they impose on others is not to prevent you from acting. They include the right to life. I mean, nobody can kill you. The right to be free from assault. The right to use your property, the right to use your labor, skills, and mind to create goods and services, and the right to religion as well. Right to trade with other people. आगे इसने यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन की मिसाल दी है। हमारी जो है वो जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी हर इंसान जो है वो फ्री है। आई थिंक वो उसकी मुझे याद नहीं कि कौन सी क्लॉज है, मैं देख के आपको बता सकता हूँ, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बल्कि हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिव फ्रीली, इस तरह की कोई ना कोई क्लॉज कानून में ज़रूर मौजूद होती है। ऑल्दो जो कुछ अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, जो माजी में कम्युनिज़म थी या नाजिज़म थी या जो एम्पायर्स हुआ करती थी, उसमें इस तरह की क्लॉज कानून में नहीं हुआ करती थी। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें ये जो है क्लॉज मौजूद होती है। ओके, आगे चलते हैं जी। उसके बाद है जी क्लेम राइट्स। तो ये जो नेगेटिव राइट्स या लिबर्टीज़ है ना, ये एक ही चीज़ का नाम है और ये नेचुरल राइट्स के साथ बहुत मिलती हैं, लेकिन इनमें फ़र्क थोड़ा सा ये पाया जाता है कि नेगेटिव राइट या लिबर्टीज़ जो होती हैं ना, जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा नेगेटिव और लिबर्टीज़, तो ये रेफ़र करेगा कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को, कि कॉन्स्टिट्यूशन कवर इसको कहाँ प्रोवाइड करता है। और जब हम सिंपल बात करेंगे नेचुरल राइट्स की, तो चाहे वो कानून में नहीं दिया हुआ, नॉर्थ कोरिया है या कोई कम्युनिस्ट यूएसएसआर थी माजी में, तो वहाँ पे अगर यह नाजी स्टेट थी, तो उसमें अगर नहीं भी थे कानून में प्रोटेक्शन, तो नेचुरल राइट्स जब आप बात करेंगे तो उसका लॉ से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। और जब आप नेगेटिव राइट्स और लिबर्टीज़ की बात करेंगे तो यूजुअली यू आर रेफरिंग टू द लॉ ऑफ द स्टेट, जैसा कि किताब में भी इसने यहाँ पे लिख दिया है कि यूएस की डिक्लेरेशन जो इनका फर्स्ट ड्राफ्ट था, उसके अंदर ये राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोगों को दिए गए। क्लेम राइट्स जो हैं जिसे आप पॉजिटिव राइट्स भी कह सकते हैं, क्लेम्स और पॉजिटिव राइट आर सेम। तो क्लेम राइट और पॉजिटिव राइट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन सम पीपल टू प्रोवाइड सर्टेन थिंग्स फॉर अदर्स। मिसाल के तौर पे अब ये कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होगी एक कल्चर में, माशरे में या हुकूमत के ऊपर, कि वो बाकी सबको जॉब प्रोवाइड करें। ठीक है, जॉबलेस कोई नहीं होना चाहिए। अब ये कैसी राइट है? ये है क्लेम राइट। अच्छा, जो नेगेटिव राइट था या लिबर्टी थी वो हर इंसान के लिए थी, माशरे के अंदर, कंट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कबीले के अंदर, प्रोविंस के अंदर। मुख्तलिफ प्रोविंसेस के लॉज में भी बाज़ औक़ात फ़र्क होता है ना, डिफरेंट लॉज होते हैं कस्टम के, टैक्सेशन के। तो नेगेटिव राइट जो है या लिबर्टी जो है वो हर एक माशरे की इकाई पे, यूनिटी पे, जो कि इंसान है उसके ऊपर अप्लाई होगी। या ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा था वो इंसानों की तरह उन्हें लीगल कवर मिलता है। इदारा है या इंसान है, जो भी इकाई है माशरे की, यूनिट वैल्यू है, एटॉमिक वैल्यू है, उसके ऊपर नेगेटिव राइट सब पे अप्लाई होंगे, लिबर्टी भी अप्लाई होगी। अलबत्ता जो पॉजिटिव राइट और क्लेम राइट हैं, ये माशरे में से कुछ लोगों के ऊपर अप्लाई होंगे। अगर मैं इसकी इस्लामिक एग्जाम्पल दूं, जो फ़र्ज़ किफ़ाया का नाम होता है, एक आपका मोहल्ला है, उसमें से अगर एक शख्स ने एतकाफ़ कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो गया। यानी कि इसी तरह से माशरे के कुछ लोग या हुकूमत फिर खुद ये जिम्मेदारी लेगी कि जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड करें। इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन सम पीपल, देखें ये सबसेट है
पूरे माशरे का फ्यू पीपल, जबकि जो दूसरे आपके राइट थे जिनको हमने नेगेटिव या लिबर्टी का नाम दिया वो हर इंसान के लिए थे, हर यूनिटी के लिए थे। तो ये सम पीपल पे ये अप्लाई होगा टू प्रोवाइड सर्टेन थिंग्स फॉर अदर्स। मिसाल के तौर पे अ पॉजिटिव राइट टू अ जॉब मीन्स दैट समवन मस्ट हायर regardless of whether they voluntarily choose or that it is right or obligatory for the government to set up job programs for people। इसी तरह से अ पॉजिटिव राइट टू लाइफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव राइट्स में भी राइट टू लाइफ था, लेकिन जब आप पॉजिटिव राइट में या क्लेम राइट में इसको लोगे तो उससे क्या मुराद होगी? अ पॉजिटिव राइट टू लाइफ मीन्स दैट सम पीपल आर ऑब्लाइज्ड to pay for food or medical care for others who cannot pay for them। जो नेगेटिव राइट थे उसमें राइट टू लाइफ का मतलब था जिंदा रहने का हक, कि आपको कोई कत्ल नहीं करेगा, नो बॉडी कैन किल यू, नो बॉडी कैन असॉल्ट यू, ठीक है, आपको फिजिकली या इमोशनली कोई असॉल्ट नहीं करेगा। वो इथिक्स में इमोशनल असॉल्ट में भी इथिक्स में आ जाए और फिजिकल असॉल्ट लॉ की डोमेन में आ जाए, लेकिन ये है नेगेटिव राइट के हिसाब से। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये कॉन्सेप्ट बनाना है कि पॉजिटिव राइट में राइट टू लाइफ का क्या मतलब होगा और नेगेटिव राइट में राइट टू लाइफ का क्या मतलब होगा। तो अभी देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, A positive right to life means that some people are obliged to pay for food or medical care for others who cannot pay for them। जबकि यही मैं पैराग्राफ पीछे करूं तो वहां क्या लिखा हुआ था कि nobody can kill you or can assault you। When we interpret freedom of speech as a claim right, अब ये नेगेटिव में भी था और पॉजिटिव में भी है। Claim right or positive right, it means that we may require owners of shopping malls, radio stations, and online services to provide space or time for content they do not wish to include। अगर लोग चाहते हैं एक खास तरह का प्रोग्राम या एक खास तरह की थ्योरी या स्कूल ऑफ थॉट, तो ये फिर क्लेम राइट बन जाएगा कि कोई रेडियो स्टेशन, कोई टीवी स्टेशन उनकी बात को भी नशर करे। लेट मी चेक द मैसेज में भी किसी स्टूडेंट का हो टू ऐड। ओके, तो डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को राइट टू से यानी राइट टू स्पीच देना चाहिए। जैसे अक्सर आपने यूके के अंदर भी देखा होगा या सुना होगा, और कि एक पार्क बना दिया जाता है जहां जाके आप, एक खास जगह होती है जहां जाके आप क्वीन के खिलाफ भी बोल सकते हैं। वो एक पार्शियल सी किंगडम है, वहां पे किंग्स और क्वीन के खिलाफ बोलना यानी कि का उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है, बट वहां जाके यू कैन स्पीक, आप दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। सो ये अब आ जाता है आपके क्लेम राइट्स में कि आपको कोई ऐसी स्पेस, ऐसा चैनल, ऐसा मीडियम दिया जाए। अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनकी कोई ख़ास थ्योरी, उनको कोई ख़ास चीज़ बोलने का मौका दिया जाए, तो उनको वहाँ पे आज़ादी हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ये है क्लेम राइट। जबकि उधर फ्रीडम ऑफ स्पीच ये थी कि आपको बोलने की आज़ादी हो, आप फ्रीली अपनी ज़बान को इमोशंस के ज़रिए अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। जब आप नेगेटिव राइट्स में जाते हैं, क्लेम राइट में क्या आ गया, इधर है कि एक स्कूल ऑफ थॉट, एक आइडिया जो कि वैसे मीडिया नहीं नशर करता, लेकिन लोग चाहते हैं कि उस पर, लोगों का ग्रुप चाहता है कि वो उनको मिले, तो ये वो क्लेम कर सकते हैं। कि जब बहुत से लोग एक चीज़ को करना चाहें, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप ही क्यों ना हो, मतलब 22 करोड़ में से अगर 2-4 लाख 5 लाख लोग एक स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं, तो उनको कोई एक टीवी चैनल, कोई एक ऐसा पार्क, कोई ऐसी स्पेस दें जिधर जाके वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्लेम कर सकें। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव राइट्स में ये काफ़ी फ़र्क है। इसी तरह एक्सेस टू इंटरनेट एज अ क्लेम राइट क्या चीज़ है जी? ये तो डेमोक्रेसीज में तो इसका तस्वर नहीं है कि इंटरनेट की एक्सेस ना हो, लेकिन जो थोड़ी सी अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, जैसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है या साउथ कोरिया है, वहाँ पे काफ़ी वो फिल्टरिंग की जाती है और लोकल सर्वर्स रखे जाते हैं इंटरनेट के लिए, और वहीं से ट्रैफिक राउट होती है सारी। तो वहाँ पे ये भी एक क्लेम हो सकता है कि इंटरनेट, फ्री इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। ओके,
और देखें ये सारी मिसालें आ रही हैं जो आपको नेगेटिव राइट को पॉजिटिव राइट से डिस्टिंगाइज कर रही हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, चीज़ें एक ही होंगी, उसमें कोई और एस्पेक्ट है एक ही बात का। जैसे लाइफ, फ्रीडम टू लाइफ की बात की हमने, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, वो एक यूनिटी पे, इकाई पे अप्लाई होता है, ये एक ग्रुप पे अप्लाई होता है। आपने जॉब्स देनी है तो वो एक ग्रुप है। मिसाल के तौर पे अगर सपोज कराची के अंदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत बढ़ रहा है, तो वो एक ग्रुप बन गया, एक इकाई की बात नहीं, एक ग्रुप की बात। ये एक सबसे बड़ा फर्क है। तो हुकूमत खुद प्रोवाइड करेगी या वहाँ पे इंडस्ट्रीज को टैक्स में एग्जामेशन दे देगी। ये कराची में जो इंडस्ट्री लगाएगा उसको 25% टैक्स में एग्जामेशन होगी, ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले और जॉबलेसनेस खत्म हो। तो ये एक ग्रुप की बात हो रही है, इकाई की बात नहीं हो रही। और कुछ सम पीपल जो हैं वो ऑब्लाइज्ड होंगे ये करने में, वो हुकूमत भी हो सकती है और कोई और लोग, अफराद भी हो सकते हैं माशरे में। इसी तरह चैरिटी का काम होता है, वो कुछ लोग परफॉर्म करते हैं, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी थे, या इसी तरह के और भले इंसान जो माशरे में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो फ्यू पीपल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं और उसका बेनिफिट मिलता है नीडी पर्सनस को जो पूरे माशरे में होते हैं। लेकिन वो एक ग्रुप होता है अफराद का जो कि फ़ायदा होता है। तो क्लेम राइट्स के अंदर हम एक ग्रुप को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ओके जी, तो ये हो गए जी हमारे दो चीज़ें हमने पढ़नी स्टूडेंट्स। एक हमने नेचुरल राइट्स को भी पढ़ लिया, उसके बाद हमने नेगेटिव राइट्स या लिबर्टी और पॉजिटिव राइट या क्लेम राइट को भी हमने इसमें स्टडी कर लिया। अब आ जाते हैं थोड़े से इमैनुअल कांट के ही काम की जगह एक जो और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो कहलाता है गोल्डन रूल। जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि इमैनुअल कांट की रिसर्च में ये दो तीन स्टूडेंट्स के मैसेज आए हुए हैं आपकी क्लास से, किसी की लाइट गई हुई है, अम, और ओके, तो ओके बेटा, अटेंडेंस का आपने कहा हुआ है, तो अटेंडेंस अगर 4-5 बच्चे हैं, लाइट गई हुई है, किसी का कोई और इशू है, तो आप अटेंडेंस का तरीका ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था। लग सकती है आप इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर को सुने, और जैसे कल का सेशन है वो आपने ऑफ कराया हुआ, फिर आप कोई टाइम मुझसे लें, अगले मंडे को मुझसे टाइम लें, और वो बच्चा मुझसे पिछला लेक्चर डिस्कस करे, मैं उससे क्वेश्चनिंग करूंगा, वो मेरे सवालों के जवाब दे, और मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आपने रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लिया है, तो मैं आपकी प्रेजेंट मार्क कर दूंगा। लाइट भी जा सकती है, मेरी भी यहाँ कैंपस में भी बंद हो जाती है बाज़ औक़ात, इंटरनेट भी एक दफ़ा ऑफ हुआ था, आपको याद होगा। तो इट इज़ नेचुरल, आप अपने घरों में हैं, मैं तो यहाँ कैंपस में ऑफिस में हूँ, और इधर भी ये मसला हो जाता है। लेकिन मैंने ये कहा कि अटेंडेंस लग सकती है, मगर आप उस रिकॉर्डेड जो अपलोड हो जाता है लेक्चर, उसे सुने, सुन के मुझे वाइवा देंगे। अब मंडे को क्लास होगी, तो आप मुझे आज का लेक्चर, ये जो 4-5 बच्चों का मैसेज है, आप मुझे 5-5 मिनट का वाइवा दे दीजिए, तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपने लेक्चर सुन लिया। आप मुझे पहले 1 मिनट में लेक्चर की समरी बता देंगे, मैं फिर आपसे क्वेश्चनिंग कर लूँगा, और वो भी इसी लेवल की होगी कि जैसे ये मैंने मिसालें दी हैं, मैं इसी लेक्चर में से ही आपसे बुनियादी सवाल पूछूंगा कि आपने पूरा लेक्चर सुन लिया कि नहीं, और आपने सुन लिया होगा तो मैं आज की क्लास की आपकी प्रेजेंट मार्क करूँगा। तो ये तरीका है प्रेजेंट लगवाने का। तो जो बच्चों का इंटरनेट वगैरह ऑफ है या कोई और मसला है, तो आप उनको मैसेज कन्वे कर दीजिएगा, जो 16 बच्चे अभी प्रेजेंट हैं, कि अटेंडेंस आपकी मार्क होगी बेटा, लेकिन आपको फिर मुझे वाइवा देना होगा। ये मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, पहले दूसरे हफ्ते से ही जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी, कि ये तरीका, आपका नेट ऑफ हो जाता है, आप लाइट चली जाती है, आप लेक्चर को सुने, सुन के और मुझे वाइवा दे दें अगली क्लास में, मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूँ। तो फेयर एनफ, आगे चलते हैं बेटा। तो गोल्डन रूल ना, इमैनुअल कांट का हमने एब्सोल्यूट रूल देखे थे, उसका दूसरा नाम है, अभी देखें इसमें हॉली बुक बाइबल का जिक्र है, द बाइबल एंड द कन्फिकस टेल अस टू ट्रीट अदर्स एज वी वुड वांट देम टू ट्रीट अस। यही बात कुरान पाक में भी मिलती है, और आसमानी सहीफे जो आप देख सकते हैं, जो कि आसमानी किताबें हैं या रिलीजियस बुक्स हैं, इवन आप बुद्धिज़्म में चले जाएं या
कोई और रिलीजन की आप बुक उठा लें, या जो आसमानी है, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, कुरान है, सब गॉड की तरफ से बुक्स हैं, उसमें गोल्डन रूल्स हैं, ठीक है। जो किताबें हैं, रिलीजियस बुक्स जो हैं, उनमें गोल्डन रूल्स हैं, और वो इसने यहाँ पे मिसाल दी है कि आप दूसरों को वैसे ही ट्रीट करें जैसा कि आप अपने आप को ट्रीट करना चाहते हैं। रेसिप्रोसिटी इसमें रखें, और ये एक इथिकल गाइडलाइन है, बड़ी वैल्यूएबल इथिकल गाइडलाइन है। तो ये तमाम रिलीजन्स में मिलती है। तो जो रिलीजियस रूल्स हैं, जो भी मुआशरा किसी रिलीजन को फॉलो करने वाला है, जैसे पाकिस्तान में हम ज़्यादा अक्सरियत मुसलमानों की है, या जो आप इज़राइल में ज्यूज़ की है, या दूसरी जो कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स में या इटली में क्रिश्चियंस की है, और पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज़ में रिलीजन जो है वो मौजूद हैं। तो हर रिलीजन जो है वो गोल्डन रूल्स को, या इमैनुअल कांट के काम की शक्ल में एब्सोल्यूट रूल्स को प्रीच करता है, कि उसमें अच्छी बातें होती हैं कि दूसरों का ख्याल करें, जो अल्लाह ताला ने जो रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो करें, और चैरिटी जो है, हर रिलीजन में आपको चैरिटी भी नज़र आएगी। तो ये तमाम गोल्डन रूल्स हैं, जिसे इमैनुअल कांट की थ्योरी के मुताबिक, डियंटोलॉजिकल थ्योरीज के मुताबिक एब्सोल्यूट रूल्स का नाम दिया जाता है। और मज़हब में एक और ब्यूटी भी है कि मज़हब के अंदर सब पे वो एक जैसे अप्लाई होते हैं। मज़हब में कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी का जो है वो आपको हवाला नज़र नहीं आएगा। जो जितने भी आसमानी मज़ाहिब जो गुजरे हैं जैसे कि आप कुरान की बुक देखिए, उसमें भी या बनी इसराइल का भी जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का कई बार जिक्र है। तो वो सब आसमानी मज़ाहिब हैं, और उसमें आप देखें तो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी नज़र नहीं आती आपको। इस्लाम के अंदर भी, कुरान में आप देखते हैं, सबके लिए एक सा कानून होता है। बादशाह है या फ़कीर है, तो वो सबके लिए एक सा कानून जो है वो अप्लाई होता है। इवन पैगम्बर जो हैं, ईसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो उन्होंने अपने लिए भी वही चीज़ को पसंद किया जो अपने करीब के लोग थे, असहाब थे, उनके लिए जो चीज़ें पसंद की वो अपने लिए भी पसंद की। यानी कि कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी रिलीजन में नहीं आती। हम फोकस करते हैं डियंटोलॉजिकल थ्योरीज, इमैनुअल कैंट की थ्योरी के ऊपर, और इसी को गोल्डन रूल्स का नाम भी दिया जाता है। और गोल्डन रूल इसको जो लोग बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं, लिटरेचर में अगर आप सर्च करें तो दिस इज इक्वल फॉर ऑल। कोई कॉन्सिक्वेंस हो, कोई शख्स हो, सबके लिए एक सा ही कानून जो कि गॉड की तरफ से है वो सब पे अप्लाई होता है। और यही ब्यूटी है डियंटोलॉजिकल थ्योरीज की, इमैनुअल कांट के काम की, और यही चीज़ हमें रिलीजन में भी नज़र आती है। और मोर और लेस जितने भी ममालिक के कानून हैं वो उस मुल्क के जो मज़हब होता है उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जो कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी पे काम करें, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसिडरेबली अ न्यूअर कंट्री ऑल्दो अ सुपर पावर। तो ये इमैनुअल कांट के रूल को फॉलो करती है। या आप यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि अब नहीं रही, उसकी जगह रशिया हो गया और काफ़ी स्टेट्स आज़ाद हो गई हैं, तो वो भी कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी, जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी कि कम्युनिज्म वाज पार्ट ऑफ अ कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी, जो कि इंसानों ने सोचा कि ये चीज़ मुनासिब है, और वो उन्होंने रूल इन्वेंट कर लिए, डिस्कवर नहीं किए। तो वो यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो बेस करती हैं, जिनका का आइन जो है वो रिलीजियसली अप्लाई नहीं करता गोल्डन रूल्स की बजाय, वो जॉन स्टुअर्ट मिल के ऊपर चलता है, क्योंकि उनके माशरे के अंदर भी ये चीज़ एथिकली सही समझी जाती है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास गोल्डन रूल, जिसमें हॉली बुक का हवाला दिया हुआ है। और इसी तरह से जी अगला हमारा जो की टर्म है वो है कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। अब इसमें एक बहुत अहम बात डिस्कस की गई है कि इसमें एरिस्टोटल का भी हवाला दिया गया है। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ से पढ़ देता हूँ, और इसका भी बहुत अहम पॉइंट है जो कि समझने वाला है। एरिस्टोटल सेज दैट अक्लीदस ग्रीक्स एंड लैटिन टाइम में, अरस्तु, अफलातून और अक्लीदस का बहुत ज़्यादा फ़लसफ़े के अंदर, कदीम फ़लसफ़े में इनका काफ़ी नाम है। The Aristotle says that one lives a virtuous life by doing virtuous acts.
अब यहाँ तक तो बात ठीक हो गई, लेकिन हम तो इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे थे कि व्हाट इज द बेंचमार्क व्हिच कैन डिफरेंशिएट वर्चुअस और नॉन वर्चुअस एक्ट्स। गुड और बैड को डिफरेंशिएशन क्या चीज़ करती है, बेंचमार्क क्या है, हम इस चीज़ को पढ़ रहे थे। दिस लीव्स अस विद अ क्वेश्चन, व्हाट इज अ वर्चुअस एक्ट। यही देखें, राइटर ने वही बात लिखी है, फिर वही सवाल आ गया, व्हाट इज द बेंचमार्क दैट समथिंग इज वर्चुअस। मोस्ट पीपल वुड एग्री that helping to serve meals at a homeless shelter, मिसाल दे रहा है, is a virtuous act। अब मैं आपको ये पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ में आपको बता देता हूँ, या चलिए मिसालें दिखा देता हूँ। अब इसने कहा है कि एक नर्स है, वो सपोज अ नर्स इज चूजिंग बिटवीन स्पेंडिंग वन इवनिंग अ वीक taking a course to learn new nursing skills or spending one evening a week helping the homeless people in a shelter। अब एक नर्स है, वो उसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो हर हफ्ते जो उसका वीकेंड आता है उसमें नई नर्सिंग स्किल्स सीखे और अपनी कॉम्पिटेंस को बेहतर कर सके, या वो जाके किसी शेल्टर होम में लोगों की मदद करे। क्या चीज़ वर्चुअस होगी और क्या चीज़ नॉन वर्चुअस होगी। इसी तरह से कोई बैंक का एम्प्लॉय है जो कि प्रोग्रामर है, a programmer at a bank is choosing between a course on new computer security techniques and helping at the homeless shelter। अब उसके पास भी यही ऑप्शन इन्होंने दे दी किताब में कि वो प्रोग्रामर अपनी प्रोग्रामिंग बेहतर करे, इस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की टेक्निक सीखता है वीकेंड पे, या वीकेंड पे जाके किसी शेल्टर में काम करता है। तो अब आपसे मेरा ये सवाल है कि आपकी नज़र में कौन सी चीज़ ज़्यादा वर्चुअस होगी, नर्स का नर्सिंग स्किल्स का सीखना, या होमलेस पीपल को सर्व करना, प्रोग्रामर का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की टेक्निक सीखना, या शेल्टर में जाके लोगों की मदद करना। कोई बता सकता है बच्चा आप में से? सर हेल्प करना लोगों की। ठीक है, अच्छा आंसर है। इथिकल वैल्यूज तो हमें यही बताती हैं, लेकिन सारा बेस का ये ख्याल है कि जब कोई प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन के अंदर कॉम्पिटेंस पैदा करेगा तो वो एक लार्जर ग्रुप की हेल्प कर रहा होगा, और ये ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत जाके नॉन प्रोफेशनल वर्क करने के। अभी देखें यहाँ पे इसने नीचे किया है, वो कहता है इससे हम ये भी तो सोच सकते हैं कि वो बंदा सेल्फिश है, वो इसलिए कॉम्पिटेंस पैदा कर रहा है नर्स या प्रोग्रामर कि उसकी तरक्की होगी और उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन वो कहता है इसको इस तनाजुर में भी देख सकते हैं, द फैक्ट दैट द पर्सन इज पेड फॉर हिज और हर वर्क, इसने यहाँ पे ऊपर कहीं बताया था देयर इज नथिंग रॉन्ग विद आइदर चॉइस। दोनों चॉइसेस दुरुस्त हैं, दोनों वर्चुअस हैं। क्यों? अगर तो वो शेल्टर होम पे काम करेगा, जैसे बेटा आपने जवाब दिया, ये भी अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अगर कोई दूसरी नर्स या कोई दूसरा प्रोग्रामर ये चूज कर रहा है कि वो अपनी टेक्निकल स्किल्स को दुरुस्त करे, तो ये भी इथिकल एक वर्चू होगा। क्यों? इज आइदर वन मोर वर्चुअस देन द अदर? हम नहीं बता सकते। द फर्स्ट चॉइस इंक्रीजेस द पर्सनस प्रोफेशनल स्टेटस एंड पॉसिबली द पर्सन सैलरी। You could see it as a selfish choice। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह सकता है कि जी वो अपने सैलरी के लिए कर रहा है, बढ़ाने के लिए। The second choice is charitable work, helping unfortunate people, जो प्रोग्रामर ने जाके पैसे देने हैं लोगों को मदद करने के। But the analysis should not stop there। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या हो सकता है जी सारा बेस के नज़र में? A professional person, well trained and up to date in his or her profession, often can do far more to help a large number of people than the same person can accomplish performing low skill tasks outside the person's professional area। तो सारा बेस जो है वो ये एम्फसाइज कर रही है कि एक प्रोफेशनल जो है अगर वो नॉन स्किल टास्क करेगा तो एक दो लोगों को या किसी स्मॉल ग्रुप को वो फैसिलिटेट करेगा, और अगर वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को इंक्रीज करेगा तो वो माशरे में लार्जर इम्पैक्ट रखेगा। कि अगर एक बैंकर जो है प्रोग्रामर वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की नई टेक्निक सीखेगा और अपने बैंक की सिक्योरिटी इंक्रीज करेगा, तो वो उस बैंक के लाखों जो कस्टमर्स होंगे उनको फ्रॉड से बचा लेगा। ये भी इंसानों की मदद करना है। इसी तरह नर्स अगर अपनी नर्सिंग स्किल्स को बेहतर करेगी तो अस्पताल में उसकी सारी ज़िंदगी में जो मरीज़ आते रहेंगे तो बहुत से मरीज़ों की वो जान बचा लेगी, जो कि एक टेक्निकल स्किल है, और ये भी लोगों की मदद करना है। लेकिन अगर वो शेल्टर होम जाएंगी तो वो
एक मखसूस खास ग्रुप को और चंद लोगों को फैसिलिटेट करेंगी। अगर नर्सिंग में उसने कोई नई स्किल सीख ली तो वो स्किल वो फिर बाकी लोगों तक भी किसी रिसर्च पेपर के थ्रू या वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू या ट्रेनिंग के थ्रू वो आम हो सकती है, जिससे और अस्पतालों में भी दूसरी जो उसके प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं नर्सेस फॉलो करके बहुत से लोगों की जान बचा सकती हैं। तो ऑल्दो ये एक अच्छी बात है, दोनों बातें अच्छी हैं और ये पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को बेहतर करता है तो अक्सर ये देखा गया है कि वो एक लार्जर ग्रुप को हेल्प कर रहा होता है और ये भी इंसानियत की मदद होती है। इसमें इसने स्टीव जॉब्स का हवाला दिया। माइक गॉर्डन ने लिखा है राइटिंग अबाउट एप्पल को फाउंडर स्टीव जॉब्स कि उसने जो माउस और टच को, अगर जो एक्जीरोक्स रिसर्च लैब ने बनाया था, जीरोक्स रिसर्च लैब ने, जो अमेरिका की हुकूमत यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फंड करता है, ऑल्दो उसने अडॉप्ट किया और उसको कमर्शलाइज किया और हमारी देखें ज़िंदगी पे बहुत इम्पैक्ट डाला है। टच स्क्रीन फोन्स ने कितने आसान बना दी कम्युनिकेशन को बटन्स के टाइम में, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। इसी तरह से माउस का अगर आप इस्तेमाल देखें, अगर ये ना आता तो कंप्यूटर इतने पॉपुलर ना होते आम लोगों में और इंसान की ज़िंदगी, ये एक और डिबेट है कि मुश्किल हुई है या आसान हुई है, लेकिन कदरे आसान कर दी है। जो गोल्डन रूल जो माना जाता है कि कंप्यूटर से लाइफ ईजियर हो गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आसान हो गया, बहुत सी चीज़ें मेडिकल साइंसेज में बहुत सी ब्रेक थ्रू हुई है और इंसान का हवाई सफ़र जो है वो सेफ़र हो गया है। अब ज़मीन पे भी ऑटो पायलट आप कार में टेस्ला और दूसरी कंपनीज में देख रहे हो। तो सेफ्टी और लाइफ सेविंग के हवाले से कंप्यूटर्स का बड़ा काम है और वो तभी हुआ है जब कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत बढ़ गए और ओपन सोर्स दुनिया के लाखों करोड़ों प्रोग्रामर्स ने इसमें कंट्रीब्यूशन दी है। और ये पहली चीज़ जो माउस थी लीजा के आने के बाद, जो स्टीव जॉब ने इंट्रोड्यूस कराया था, तो कंप्यूटर पॉपुलर होना शुरू हो गए थे लोगों में। अदरवाइज ये यूनिवर्सिटीज़ की हद तक एक रिसर्च जो है वो रहती, मिसाल के तौर पे लेज़र का इस्तेमाल, इससे आप ट्रीटमेंट भी करते हैं, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल, लेकिन ये इतना हर इंसान की ज़िंदगी में नहीं आया क्योंकि इसके रिसर्चर्स की बेस बहुत कम है, चंद हज़ार या चंद लाख लोगों में है लेज़र और न्यूक्लियर पावर। लेकिन कंप्यूटर्स करोड़ों लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किए तो रिसर्च बेस बहुत बढ़ गई, दिमाग बहुत ज़्यादा दुनिया से मिले और फिर जाके इसका इस्तेमाल लाइफ सेविंग में, इसका इस्तेमाल जो है मेडिसिन के अंदर और तमाम शोबों, अब तो ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसी नहीं रहा जिसमें कंप्यूटर्स ना हो। तो ये एक वजह है। तो स्टीव जॉब्स की प्रोफेशनल स्किल ने इंसानों की काफ़ी हेल्प की। अगर वो कोई और काम करते, चैरिटी वर्क या दूसरी चीज़ों पे फोकस करता, तो शायद इतनी बड़ी वो मदद ना कर सकता। तो प्रोफेशनल्स के लिए सारा बेस ये लिखती हैं और दूसरे इन्होंने रेफरेंसेस तो नहीं दिए, लेकिन अगर आप सर्च करो रेफरेंसेस को तो एक प्रोफेशनल अगर अपने प्रोफेशन से डेडिकेटेड है तो वो हमेशा लार्जर बेस को फैसिलिटेट कर रहा होगा। एक आपका जो ऐप है मोबाइल का, वो ऐप लाखों करोड़ों लोगों को फैसिलिटेट कर सकता है। अगर आप ज़्यादा अच्छे प्रोग्रामर बन जाते हैं तो आप लाखों करोड़ों लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं किसी अच्छे ऐप से, जो कि आप फ्रीली भी दे सकते हैं और मोनेटाइज भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मैंने मिसाल दी, स्टीव जॉब्स ने अपनी उससे पैसे भी कमाए, एक रिच पर्सन भी बना माउस और टच और मुख्तलिफ इनोवेशंस के ज़रिए, लेकिन उसने मैसेस को भी इसका फ़ायदा पहुँचाया। एक करोड़ों की तादाद में लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन एज और उसमें बिल गेट्स और स्टीव जॉब जैसे लोगों की काफ़ी कंट्रीब्यूशन है कि जिनकी वजह से कंप्यूटर काफ़ी पॉपुलर हुए, कंप्यूटर यूजेज बेस बढ़ा और फिर इसके फ़ायदे भी बढ़ गए। तो इससे हम ये अखज़ करते हैं, अब ये सारा बेस का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये इसका ये मकसद नहीं है कि चैरिटेबल वर्क को डिस्करेज कर रहा है, आप वो भी कर सकते हैं, पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर अपने प्रोफेशन को आप जहाँ पे आप नौकरी करते, जॉब करते हैं, उसमें अगर बेहतरी लाते हैं अपने ऊपर काम करके, तो वो एक लार्जर ऑडियंस को मदद करेगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पिछले हफ्ते को रिवाइज किया इमैनुअल कैंट और जॉन स्टुअर्ट मिल के काम को और एथिक्स की डेफिनेशन को, और उसके बाद हमने कुछ की टर्म्स की जिनका ताल्लुक एथिक्स के साथ है, प्रोफेशनलिज्म के साथ है, जो एथिक्स के हवाले से थी, जिसमें पहली नेचुरल राइट्स थी, जिसमें हम
जो कुदरत ने बुनियादी हकूक़ दिए होते हैं किसी भी इंसान को, उसका जिक्र किया। फिर हमने नेगेटिव राइट या लिबर्टीज़ की बात की। ये भी वही राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स, लेकिन विद इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ, कि जो हमें कानून किसी कंट्री का, किसी प्रोविंस का, किसी स्टेट का जो लिबर्टीज़ हमें देता है, उस हवाले से हमने इसकी बात की। और फिर हमने पॉजिटिव राइट या क्लेम राइट्स की बात की, और हमने कहा कि नेगेटिव राइट्स एटॉमिक यूनिट के ऊपर अप्लाई होते हैं माशरे की, जबकि जो पॉजिटिव राइट्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर अप्लाई होते हैं। और कुछ लोगों ने, फ्यू पीपल हैव टू डू दीज टास्क्स ताकि दूसरे लोगों का क्लेम पूरा हो जाए। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, जैसे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसमें हर सोसाइटी के हर सेक्शन को किसी ना किसी चैनल के ज़रिए आज़ादी होनी चाहिए अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, फ्रीडम ऑफ लाइफ हो गई। तो ये थे आपके पॉजिटिव एंड क्लेम राइट्स जो एक ग्रुप को अवेलेबल होते हैं। तो उसके बाद हमने कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी को देखा। ये क्या चीज़ थी? इसमें हमने देखा कि अगर एक प्रोफेशनल अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है तो ये भी इंसानियत की खिदमत है, और ये भी इथिकल है, उसी तरह से जैसा कि आप चैरिटेबल काम करें, जो कि प्रूवन इथिकल लो स्किल टास्क हैं, कि आप जो है वो जो भी लोग नीड में हों उनकी मदद करें। तो ये भी अच्छा काम है, लेकिन अगर आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाएंगे तो आप ज़्यादा अफराद की मदद कर पाएंगे। मिसाल इसमें स्टीव जॉब्स की इसने दी हुई है, सारा बेस ने। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। तो अगर आपको का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 8-10 मिनट हैं, और अटेंडेंस भी मैं कर लेता हूँ। अभी मुझे कुछ और बच्चों के मैसेजेस भी आए हैं। ओके जी, आई चेक के आपसे एक्सेल शीट शेयर हो सकती है कि नहीं। तो अपनी अटेंडेंस जो है बोलते जाइए। जरका आशिक, मोहम्मद दानियाल, मैं इसको लिखता जाता हूँ। दानियाल ने हाथ रेस किया हुआ है, ठीक है जी। मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद महत, महत ने भी हाथ रेस किया हुआ है, आपकी भी प्रेजेंट लगा दी है। सैयद सिराज, सर। ओके। मोहम्मद लुकमान, माने हैं। मोहम्मद रिजवान, खालिद, मुबीन अहमद, इमरा ताहिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान, गुलाम मोहिउद्दीन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जैन, जैनब, प्रेजेंट सर। इस्पारीच, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तैयब, प्रेजेंट। इधर हो तैयब, नजर नहीं आ रहे। रोल नंबर से साइन इन हुए हुए हो? अच्छा, ये ठीक है, ओके, गॉट इट। अच्छा जी, सैयद हसन, गौहर हसन, मोहम्मद तैयब आपकी लगा दी अटेंडेंस, आपने प्लेस किया हुआ। सैयद हसन भी नहीं है और गौहर हसन भी नहीं है। मोहम्मद एहसन मुनीर, प्रेजेंट सर। फरजा, प्रेजेंट सर। निमरा, निमरा गफूर, प्रेजेंट सर। ओके, लगा दिए बेटा आप। हमना इफ्तिखार, फिजा,
Present, sir. जफर हुसैन, मोहम्मद एहसन मुनीर आ गए हो? हमारा तो कहीं ऊपर रोल नंबर था, क्या रोल नंबर है? सर 422 रोल नंबर है, लगा दी थी आपने प्रेजेंट। आपने हैंड रेस किया था ना, आफ्ताब ने भी रेस किया था, आपकी लग गई है बेटा। मोहम्मद तलहा, सर खुशबू की लगी है। जी बेटा, खुशबू की लग गई। मोहम्मद प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। और अली हैदर सावल आए हैं? नहीं। अच्छा, तो आज जिन बच्चों ने मुझे मैसेज किया है उनको जो आज प्रेजेंट हैं आप बता दीजिएगा बेटा। आगे के लेक्चर्स के लिए भी है कि अगर कोई बच्चे का इशू है नेट का, या लाइट चली जाती है या कोई इशू है, तो वो लेक्चर को सुन के, तो अब क्योंकि कल का तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, तो मंडे को आप आके वाइवा दें पिछले लेक्चर का, और अपनी प्रेजेंट लगवा लीजिए, तो वो आपकी प्रेजेंट हो जाएगी। बाकी आप बहुत सी चीज़ें आपको मैं बताऊं कि किताब में, अब जैसे यही 1.4 है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो बेस करते हैं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे कि आपने अखज़ क्या किया। तो अगर आप किताब से रटा लगा के भी आ जाएं तो आप खुद देखो, डिस्कवरिंग और इन्वेंटिंग एथिक्स को थ्योरी से मैच नहीं कर सकोगे। फिर अगर सिर्फ किताब से पढ़ने और लेक्चर नहीं आप सुनते हो, तो क्योंकि आप ज़ाहिर है रिसर्च पेपर तो इतना टाइम होगा नहीं कि चैप्टर के आखिर में दिए हैं वो सारे आप पढ़ें, और जिस तरह से लेक्चर तैयार करना होता है टीचर ने, उतनी एफर्ट आप नहीं कर सकोगे क्योंकि बाकी कोर्स भी हैं। या तो आपको रिसर्च पेपर भी पढ़ लें और सारा आपका चीज़ें पूरी स्टडी कर लें, फिर आप लेक्चर ना भी सुने तो अपीयर हो सकते हैं इस तरह के टॉपिक्स में। ये पूरा क्रिटिकल थिंकिंग टॉपिक है। अब जो नेगेटिव राइट्स और पॉजिटिव राइट्स हैं, इसमें एक ही बात है, दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ है। तो आप लेक्चर्स को ज़रूर सुने, ख़ास तौर पे जब ये टेक्निकल टॉपिक्स जहाँ जहाँ डिस्कस हुए हैं, जैसे कि 1.4 हाईली टेक्निकल टॉपिक है। जब तक आप इसके लेक्चर्स नहीं सुनते तो आप एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाएंगे। किताब में ठीक है डेफिनेशंस हैं, लेकिन क्रिटिकल यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो तो क्रिटिकल थिंकिंग या तो आप खुद रिसर्च पेपर्स पढ़ लीजिए जो इसमें रेफ़र किए हुए हैं, आखिर में दिए हुए हैं। इमैनुअल कांट का काम उठा लीजिए, उसका फ़लसफ़ा पढ़ लीजिए, जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ लीजिए, जॉन लॉकी को पढ़ लीजिए, और जो रेफरेंसेस दिए हुए आखिर में उनको पढ़ लें, फिर आप इस काबिल होंगे कि आप लिख लें। या फिर आप इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग जो है लाजमी मिड टर्म से पहले सुन लें, या कॉम्प्रिहेंसिव इम्तिहान जो भी होते हैं। तो थैंक यू बेटा, आपको अब कल का लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा एज़ पर योर रिक्वेस्ट, और आपसे मुलाकात होगी कमिंग ट्यूसडे को इंशाल्लाह। सी यू देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।